कैसे हैं सभी बच्चे? मोनू, दुर्गेश, सभी बच्चों को गुड इवनिंग, नमस्ते। हरेंद्र, संजना, अभिषेक, AKD, सभी को गुड इवनिंग, नमस्ते। हर्ष, तनिष्क, गुड इवनिंग भाई। अंशिका, उत्कर्ष, गुड इवनिंग, नमस्ते। ऑडियो वीडियो क्लियर है बच्चों? ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार कंफर्म कर दीजिए। ऑडियो वीडियो क्लियर है? हाँ भाई गौरव, आपका कमेंट दिख रहा है। चलिए, तो लास्ट टर्न पे हम लोग स्ट्रिंग में सडन जो है स्ट्रिंग के टॉट हो जाने से जो इम्पल्स के क्वेश्चंस कर रहे थे, उसी पे एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो बॉल हैं, वो स्ट्रिंग के साथ अटैच्ड है ना। दो बॉल हैं, वो स्ट्रिंग के साथ अपने अटैच्ड हैं, कुछ इस तरीके से है। और आपने दोनों को, ये स्ट्रिंग है, दोनों को स्ट्रिंग से जोड़ रखा है। दोनों को आपने स्ट्रिंग से जोड़ रखा है, ठीक है। और ये दोनों एल लेंथ, स्ट्रिंग अपना एल लेंथ का है, मास दोनों के सेम है। अब आपने दोनों को वेलोसिटी दिया है म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इसको v दे दिया, इसको v दे दिया। एंड द होल सिस्टम इज इन ए हॉरिजेंटल प्लेन। ये सब कहां पे रखा हुआ है? जमीन पे, ठीक है। ये सब कहां पे रखा हुआ है? दोनों बॉल जो स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, टेबल पे रखा हुआ है या किसी फ्लोर पे रखा है। आपने फ्लोर पे इनको रखा है। अब एक को आपने ऐसे वेलोसिटी दिया, दूसरे को उसके परपेंडिकुलर दिया, ठीक है। तो दोनों को आपने म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या दे दिया? वेलोसिटी। मान लीजिए इस बॉल का नाम है ए, इस बॉल का नाम है बी। तो क्वेश्चन ये है कि टू बॉल्स ए एंड बी connected with a string of length L, ठीक है। The whole system is kept on a horizontal table, horizontal table, ठीक है। The whole system is kept on a horizontal table. Both the balls mutually perpendicular direction, ठीक है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो आपको बताना है फाइंड स्पीड ऑफ बॉल A and B when string again attend its length L।
तो स्ट्रिंग जो है फिर से अपना लेंथ एल अटेंड कर ले, उस समय इनकी स्पीड क्या होगी? भाई अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो सेंटर ऑफ मास आपका अभी चलेगा 2-3 कोलिजन, 2-3 लेक्चर चलेगा कृष्णा, ठीक है भाई। तो सेंटर ऑफ मास आपका 2-3 लेक्चर चलेगा, उसके बाद जो है रोटेशनल डायनेमिक्स शुरू होगी। तो यहां से 2 balls A and B connected with a string of length L. The whole system is kept on a horizontal table. Both the balls given velocity in mutually perpendicular direction. इसको आपने V दिया, इसको V दिया। तो आपको बताना है कि आप लोग थोड़ा सोचना शुरू करो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि ये स्ट्रिंग था, है ना, जमीन पे रख दिया था आपने, इसको इधर फेंक दिया, इसको इधर फेंक दिया, तो स्ट्रिंग स्लैग करते हुए अब क्या होगी? कुछ ऐसे पाथ में घूमेगी। तो आपको बताना है कि फिर से जब वो लेंथ अचीव करे, है ना, फिर से जब वो लेंथ अचीव करेगा, क्या फिर से जब वो एल लेंथ अचीव करेगा तो उस समय उसकी स्पीड क्या होगी दोनों बॉल की? तो ध्यान से देखिए कि आपने रिलेटिव पढ़ रखा है, अभी दोनों बॉल के बीच का डिस्टेंस कितना है? एल है। तो फिर से दोनों बॉल के बीच का डिस्टेंस एल हो जाए, है ना, दोनों बॉल के बीच का जो रिलेटिव वेलोसिटी है, सॉरी रिलेटिव डिस्टेंस है, फिर से वो क्या हो जाए? एल हो जाए, तभी तो आप बोलोगे कि स्ट्रिंग ने पूरा नेचुरल लेंथ एल कवर कर लिया है। तो कॉन्सेप्ट अपना यही है ना, कि व्हेन रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन two balls be L, then string, यही तो बोलोगे, then string attained its original length, यही तो होगा भाई। तो रिलेटिव की बात हो रही है, तो इसको आप ऐसे तो अर्थ के रिस्पेक्ट में देखोगे तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा कि एक ऐसे जा रहा होगा, एक ऐसे जा रहा होगा, तो क्या होगा? ये ऐसे जा रहा होगा, फिर ये ऐसे, तो ये स्लैग करता हुआ ये इधर आता जाएगा, ये आगे जाता जाएगा, तो ये इधर देखिए, ये अपना इधर आएगा, ये ऐसे जाता, ये इधर आ रहा होगा ऐसे ऐसे, तो ये ऐसे जा रहा होगा। तो फिर क्या होगा कि ये चीज, इसको आप एक्चुअली देखना चाहते हो तो एक के रिस्पेक्ट में दूसरे को देखो, क्योंकि हमें रिलेटिव डिस्टेंस से मतलब है। तो देखो मैं कैसे दिखा रहा हूं इसको, आप ऐसे देख सकते हो कि ए को रोक दो, ए के रिस्पेक्ट में अगर आप बी को देखना शुरू करो तो आपको फिर एग्जैक्ट दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमें रिलेटिव से मतलब है। तो ए को रेस्ट पे, ए पे बैठ जाओ, तो ए पे बैठ के जब आप देखोगे तो इसकी वेलोसिटी ए की इसको मिल जाएगी इस तरफ, डायरेक्शन अपोजिट करके, वेक्टर से भी कर सकते हो। तो ए के रिस्पेक्ट में रिजल्टेंट इस वेलोसिटी से जाता हुआ दिखाई देगा भाई, इसका जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो ऐसे जाता हुआ दिखाई देगा, मानो। और जब ये रिजल्टेंट ऐसे जाता हुआ दिखाई देगा तो फिर से ये यहां पर आ जाए, यहां से ये डिस्टेंस फिर से इसको एल मिल जाए, तभी तो हो पाएगा। बताइए। तो फिर से ये यहां पर आ जाए, और ये जब यहां पर आएगा तो स्ट्रिंग पूरी ऐसी हो चुकी होगी, स्ट्रिंग पूरी आपकी ऐसी हो चुकी होगी। बताओ भाई, ये सबको क्लियर हुआ कि नहीं? स्ट्रिंग आपकी ऐसे हो चुकी होगी, हालांकि ये यहां पे नहीं रहेगा, है ना, ये तो आपको बस मैंने एक समझाने का तरीका बताया है कि बॉल एक्चुअली यहां पे नहीं रहेगा, ये इधर जा रहा होगा, ये ऐसे, तो ये यहां पे कहीं पे आ रहे होंगे, यहां पे कहीं पे ये पूरा टॉट हो चुका होगा। तो ये रिलेटिव से आपको ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि रिलेटिव डिस्टेंस से मतलब है जब ये रिलेटिव डिस्टेंस फिर से एल हो जाए इन दोनों के बीच में, तो आप बोलोगे कि ये क्या हो चुके हैं, ये अपने पास टॉट हो चुका है। तो कहानी यहां से शुरू होगी, ये v और v है, इसकी जो डिस्टेंस होगी, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी जो होगी वो √2v होगी।
तो ये √2v से इधर आएगा। और जब ये टॉट होगा, मतलब ये क्या हो चुका होगा, ये सिचुएशन सबको समझ में आ गई होगी। फिर से जब ये यहां पर, मतलब ये चीज मैं यहां दिखा रहा हूं, तो जब ये टॉट हो चुका होगा, तो टॉट होने के बाद क्या होगा, दो कंडीशन होगी, एक जस्ट बिफोर टॉट एंड जस्ट आफ्टर टॉट। ये पहले क्लियर है सभी को कि इसकी ट्रेजेक्ट्री इधर होगी, ये यहां पे आपको दिखेगा कि यहां से √2v से ये यहां पर आ रहा होगा। और जब ये यहां पर आएगा तो इसके पास जो वेलोसिटी होगी, एक तो इस डायरेक्शन में होगी, चलिए इसको नेक्स्ट ले लेते हैं। यहां तक क्लियर है सभी को। अब दो कंडीशन होगी, दो कंडीशन क्या है देखिए, एक तो ये होगा, एक जस्ट बिफोर टॉट होने के पहले, जस्ट टॉट होने के पहले इसकी वेलोसिटी क्या बोलोगे, टॉट होने से पहले इसकी वेलोसिटी कुछ v बार, टॉट होने से पहले इसकी वेलोसिटी कुछ होगी v और v, ये बॉल b की, ये होगा जस्ट बिफोर टॉट। यही तो होगा भाई, जस्ट बिफोर टॉट। और इस ए की वेलोसिटी क्या रही होगी, ए की वेलोसिटी आपको पता है, इस डायरेक्शन में आपने इसको फेंका था तो ये v रही होगी, ये तो वही रहेगी। न्यू स्टूडेंट के लिए मैं यही बोलना चाहूंगा कि क्लास मत करिए, कुछ समझ में नहीं आएगा। बेटर है कि आप फ्लूइड मैकेनिक्स से जुड़िएगा, तब तक आप वर्क पावर एनर्जी का बैकलॉग कर लीजिए। जब तक मैं आपको रोटेशन कराऊंगा तब तक आप वर्क पावर एनर्जी का बैकलॉग कर लीजिए, कुछ समझ में नहीं आएगा तो फ्लूइड मैकेनिक्स से जुड़िए, यही बोलना चाहूंगा। आप पूछ रहे हो कि सर कुछ बोलिए, तो मैं यही बोलूंगा। अब देखिए यहां पर क्या होगा कि ये सभी को क्लियर हो गया, मैंने आपको ये चीज विजुलाइज कराया था रिलेटिव से, यहां पर कि रिलेटिव से आपने देखा कि ये कैसे जो है ये इधर जाएगा, है ना। तो ये यहां पे जब आएगा तो इसके पास जो वेलोसिटी होगी, ये v, ये v होगा और एक v अपने पास इधर भी होगा, ये दोनों क्लियर है। अब रिलेटिव से, है ना, तो इसकी वेलोसिटी अपने पास ये v थी, इसकी वेलोसिटी क्यों बना रहा हूं मैं, ठीक है। तो जब ये जस्ट बिफोर टॉट होगा तो ये इस सिचुएशन में होगा, और जस्ट आफ्टर टॉट में क्या होगा देखिए, जस्ट आफ्टर टॉट अब यहां इंपल्स आ जाएगा, तो इंपल्स लगेगा इधर जेटी का और इधर लगेगा जेटी का। इस इंपल्स के वजह से कौन सी वेलोसिटी चेंज होगी इसकी, कमेंट करके बताइए, कौन सी वेलोसिटी चेंज होगी, जल्दी बताइए। इस v और v में कौन सा चेंज होगा, √2v जो है कैसे आया, ये रिलेटिव, √2v एक्चुअल वेलोसिटी नहीं है। मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट जो बताया इसको पहले पढ़ लो। व्हेन रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन टू बॉल बी l, जब दोनों के बीच का जब डिस्टेंस l हो जाएगा तभी आप मानेंगे कि स्ट्रिंग पूरी l लेंथ को अचीव कर चुकी है, यही बात है। तो उसके लिए मैंने कहा कि आप इसको रिलेटिव से देखोगे तो आपको इसको हेल्प मिलेगा। मोशन को a के रिस्पेक्ट में देखो, तो a के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी इसको मिल गई डायरेक्शन अपोजिट करके। तो अब आप ये सोचो कि जैसे ये रुका हुआ हो और ये यहां पे आके ऐसे आ रहा है, आपने √2b से इसको फेंक दिया, तो धीरे धीरे स्लैक करता हुआ फिर से लेंथ l को अचीव करेगा। फिर से जब लेंथ l को अचीव करेगा तो l लेंथ को अचीव करने में दो बात होगी, एक बार वो लेंथ l को अचीव करेगा, उसके बाद जस्ट टॉट होगा, यही तो करते हैं स्ट्रिंग में। तो ये मैं दो कंडीशन यहां बना के दिखा रहा हूं आपको
यही दो कंडीशन मैं आपको यहां पे बना के दिखा रहा हूं कि जस्ट बिफोर टॉट और ये है जस्ट आफ्टर टॉट। तो जस्ट आफ्टर टॉट में इंपल्स इधर लगेगा तो ये वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, ये कुछ वी होगी, बट वी ऐसे ही रहेगी। और सभी बच्चों को बताए कंस्ट्रेन मोशन कि अगर ये वी से जाएगा तो इस वाले की वेलोसिटी भी, जब ये टॉट हो रहा होगा तो इसकी वेलोसिटी भी वी होगी। Along the string velocity must be same। तो शायद ये सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा जो कहानी मैंने आपको बताई। ये क्लियर है सभी को कि जस्ट बिफोर टॉट और जस्ट आफ्टर टॉट। तो जस्ट बिफोर टॉट में तो ये आपको दिखेगा कि यहां पे v और v है जो आया था √2v से, है ना। जस्ट आफ्टर टॉट में क्या होगा, इंपल्स आ जाएगा तो ये y को चेंज, इस वेलोसिटी को चेंज करेगा। अलोंग द स्ट्रिंग ही इंपल्स लगता है, तो अलोंग द स्ट्रिंग वाले को, कुछ बच्चों ने कमेंट किया है कि परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी चेंज होगी। अरे परपेंडिकुलर वाली नहीं होगी, इंपल्स जो लग रहा है अलोंग द स्ट्रिंग लग रहा है, तो अलोंग द स्ट्रिंग वाली वेलोसिटी चेंज होगी। ठीक बात है। चलिए तो वी निकालने आप लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो अलोंग द स्ट्रिंग। तो LMC along the string, स्ट्रिंग के along लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन करो तो स्ट्रिंग के along एंगुलर लीनियर मोमेंटम कंजर्व करोगे तो क्या मिलेगा, जस्ट बिफोर। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन हमेशा कब करेंगे, जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर। तो जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर, तो जस्ट बिफोर के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, जस्ट बिफोर और अलोंग द स्ट्रिंग है तो जस्ट बिफोर अलोंग द स्ट्रिंग में केवल इसके पास एक वेलोसिटी है m इंटू वी की, दोनों के मासेस सेम लिए गए। ठीक है, तो हमारे पास आएगा m इंटू वी और फाइनली क्या होगा 2mvy, 2mvy। तो आपको vy मिल जाएगा v/2। आप बोलोगे सर आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि अगर आप पूरे को सिस्टम लोगे तो जेटी इंटरनल फोर्स होगा। ठीक है, क्लियर है। जस्ट बिफोर में रिलेटिव वेलोसिटी है, क्या मतलब समझे नहीं, रिलेटिव वेलोसिटी है तो रिलेटिव वेलोसिटी है, ये रिलेटिव ही तो बना है √2v, तो आपके पास ये वेलोसिटी है इसके लिए, तो यही वेलोसिटी आप इसको दे रहे हो। ये मैंने आपको जो सिखाया है कि कॉन्सेप्ट की फिर से वो स्ट्रिंग एल लेंथ को जाएगी तो अर्थ के रिस्पेक्ट में भी इसके पास वेलोसिटी नहीं होगी भाई, ये अर्थ के रिस्पेक्ट में ही बना है। ठीक है, एल लेंथ, क्योंकि अर्थ के रिस्पेक्ट में इसकी ट्रेजेक्टरी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगी। आपको एल लेंथ जब हो जाएगा इसके रिस्पेक्ट में ही होगा ना, तो आप ये रिलेटिव कर रहे हो, इसके रिस्पेक्ट में यही दो वेलोसिटी होगी। फिर जब ये टॉट होगा तो ये वाली चेंज हो जाएगी और ये चेंज हो जाएगी और फिर इसके पास भी वेलोसिटी आ जाएगी, दोनों अलोंग द स्ट्रिंग वेलोसिटी सेम होगी। तो अगर आप इसको एक सिस्टम लेते हैं तो जेटी एक इंटरनल फोर्स है, तो इसीलिए मोमेंटम कंजर्व कर दिया। ठीक है, बाद में वी कैसे मिला, अरे बाद में वी ऐसे मिला क्योंकि अगर आप इंडिविजुअल बॉल्स को देख रहे हैं तो ये जेटी इसके लीनियर मोमेंटम को इफेक्ट करेगा, ये जेटी इसको रेस्ट से वी देगा। क्लियर है भाई। चलिए, तो LMC अलोंग स्ट्रिंग आपका आ गया। अब आप स्पीड आप बता सकते हो बहुत आसानी से, तो स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ ए और बी, स्पीड ऑफ ए क्या हो जाएगा, वो केवल वी होगा और वो होगा v/2। ठीक है, स्पीड ऑफ बी क्या होगा, वो हो जाएगा अपने पास vy² प्लस v²√2 है ना रिजल्टेंट, तो अपने पास आएगा v²/4 प्लस v², तो ये हो जाएगा √5v/2, √5v/2, चेक करिए √5v/2, तो ये स्पीड ऑफ बी हो जाएगा। अनिकेत, आप जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम फील कर पा रहे हैं आप कंसर्न पर्सन से कनेक्ट करिए, मैं आपका इसमें कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। तो √5v/2 स्पीड ऑफ ए एंड स्पीड ऑफ बी, क्लियर है।
तो एक काफी बढ़िया क्वेश्चन होगा। इस चीज में जो बच्चा ये समझ ले कि हमको इसको किस फ्रेम में करना है, तो वो ज्यादा आसानी से करेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि स्ट्रिंग के टेंशन से अलोंग द स्ट्रिंग वाली वेलोसिटी चेंज होगी, और तीसरी बात कि अलोंग द स्ट्रिंग वेलोसिटी मस्ट बी सेम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं जिसमें कि आपको मजबूरी हो जाएगी कि आपको इंपल्स की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। जैसे एक ब्लॉक है, और ये ब्लॉक जो है किसी रफ सरफेस पे है, किसी रफ सरफेस पे पड़ा हुआ है। ठीक है, और इसकी वेलोसिटी आपने इसको दिया है 2 मीटर पर सेकेंड, और यहां पे कोई एक पार्टिकल है जो जस्ट इस पे कोलाइड कर रहा है। ठीक है, जस्ट इस पे कोलाइड करने को आ रहा है, जस्ट इस पे कोलाइड हिट कर रहा है इसको, है ना, कोलाइड करने को आ रहा है। इसका मास है 1 kg, और ये इसको कोलाइड कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ये 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा था, ये 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा था। ये जो है 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है। इन दोनों में म्यू दिया हुआ है 0.4। ठीक है, और इसका मास है 5 kg, इसका मास है 5 kg। ठीक है बच्चों, मतलब आपको चलिए अभी आप यहां पढ़ रहे हैं ना, तो आप ये आपको सही लग रहा है तो आप पढ़िए। ठीक है रवि भाई, रवि भाई अगर आप कहीं और पढ़ रहे थे, आपको लेवल नहीं मिल रहा था, यहां आपको लग रहा है कि नहीं आपको यहां लेवल मिल रहा है, तो पढ़िए, हम लोग एक साथ अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे। चलिए, तो यहां पे अपने पास ये जो पार्टिकल है ना, ये पार्टिकल इसको इस पे कोलाइड कर रहा है, और इसको कोलाइड करने के बाद स्टिक हो जाएगा। ठीक है, तो पार्टिकल है पी, तो पी पार्टिकल एंड स्टिक टू द ब्लॉक, ब्लॉक पे स्टिक कर जाता है। तो आपको बताना है कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक just after collision, just after the particle collide with the ब्लॉक। जैसे ही ये ब्लॉक पे कोलाइड करता है, उसके बाद ब्लॉक की वेलोसिटी क्या हो जाएगी ये आपको बताना है। ये तो आप समझ रहे हैं कि ये बदल जाएगी। ठीक है, पढ़ाई कर लो भाई आदित्य, अभी ये सब बातें बाद में करना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं। तो ये 1 kg है, ठीक है, और ये 10 मीटर पर सेकेंड से ये मूव कर रहा है, और ये ब्लॉक 5 kg है, ये 2 से ये इधर जा रहा है, ये इसको हिट कर रहा है। ये जो मोमेंट आपको दिखाया जा रहा है ये जस्ट बिफोर कोलिजन है, मतलब कोलिजन करने ही वाला है, और कोलाइड करके ये इस पे चिपक जाता है। कोलाइड करके इस पे ये क्या करता है बच्चों, चिपक जाता है। तो चिपकने के बाद आपको बताना है कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी, जरा करके बताइए। चलिए आपको ये चॉकलेट क्वेश्चन देता हूं, ये चॉकलेट क्वेश्चन है, टाइम मिलता है आपको 3 से 4 मिनट का, अटेम्प्ट करके दिखा दीजिए। इसकी वेलोसिटी सही बताने वाले को मेरी तरफ से जाएगा पहला, जो सही देगा आंसर। जल्दी, टाइम आपका शुरू हो चुका है, देखें कितने लोग करते हो।
अरे ब्लॉक की वेलोसिटी बतानी है, लिख तो दिया है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक जस्ट आफ्टर द पार्टिकल कोलाइड विद ब्लॉक। पार्टिकल कोलाइड करके स्टिक कर जाता है, उस पर चिपक जाता है, ये भी लिख दिया गया है। 20/6 तनिष्क ने बताया है 4, प्रिंस ने बताया 20/6। नहीं, गलत है, ये सब सारे गलत हैं भाई। 10/3 गलत है, 2.5 गलत, 1.6 गलत। G10 लीजिएगा, जो लोग कर रहे हैं G10 लीजिएगा, G10 लीजिएगा। साइड हो जाएं, लो साइड हो गए, देख लो, तसल्ली से देख लो। टेन बाई 3 15, 2.5, 2 मीटर। रवि ने बताया है 2 मीटर, 16 मीटर। फाइव बाई 3 16, 2.5। किसी का सही आंसर नहीं आया। अब टाइम खत्म करते हैं आई थिंक। आंसर कितना है अभी आपको पता चल जाएगा। किसी का सही नहीं आया, मैं ये देख रहा हूं। चलिए, तो अब करते हैं बच्चों, ठीक है, अब करते हैं। आप लोग फंडामेंटल्स पे नहीं गए, चलिए देखिए। पार्टिकल पी कोलाइड विद, तो अब मान लो ये जस्ट बिफोर कोलिजन है और ये जस्ट एक भाई के वेक्टर में आ रहे हैं। अरे वेक्टर में कैसे आएगा यार, वेक्टर में कैसे आएगा? ब्लॉक की वेलोसिटी, ब्लॉक अपना जमीन छोड़ के प्रोजेक्टाइल करेगा क्या? चलिए, काफी दिमाग लगा लिया तुम लोगों ने। अब देखो क्या होगा, ये जस्ट आफ्टर कोलिजन जब ये चिपक जाएगा तो कौन इसकी वेलोसिटी को चेंज करेगा? ये जस्ट बिफोर का ही केस था, तो जस्ट आफ्टर की कहानी क्या होगी बच्चों, ये समझना था आपको, थोड़ा सोचना चाहिए था। सोचना ये चाहिए था आपको कि जैसे ही कोलिजन होगा, जैसे ही कोलिजन होगा तो क्या होगा जरा बताओ। ये यहां पर आ जाएंगे, ये यहां पर आएंगे और इन दोनों के बीच में एक ह्यूज नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, एक ह्यूज नॉर्मल रिएक्शन लगेगा और ये उतना ही नॉर्मल रिएक्शन इस पर लगाएगा और ये कोलिजन वाला नॉर्मल रिएक्शन है, ये कोलिजन वाला नॉर्मल रिएक्शन है ना। तो जब कोलिजन वाला नॉर्मल रिएक्शन है तो क्या हो जाएगा, इंपल्सिव होगा, ठीक है, इंपल्सिव होगा, सडन है। तो यहां पे एक इंपल्स लगेगा JN, है ना, नॉर्मल रिएक्शन का एक इंपल्स लगेगा जिसके वजह से यहां आएगा, इसको कहेंगे N डेल्टा T। अब इस इंपल्स के वजह से ध्यान दो, ग्राउंड पे भी तो नॉर्मल रिएक्शन है, ये 5G लगा रहा है, ग्राउंड इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है, तो ग्राउंड का नॉर्मल रिएक्शन भी होगा JN। ग्राउंड पे भी एक नॉर्मल, ग्राउंड ब्लॉक पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा और ग्राउंड ब्लॉक पे जो नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा वो कुछ JN डैश होगा, JN डैश बोल रहा हूं, ये ग्राउंड का है। JN डैश किसका है? ड्यू टू ग्राउंड, नॉर्मल रिएक्शन जो ग्राउंड का है उसके वजह से जो इंपल्स लग रहा है, तो ड्यू टू ग्राउंड ऑन द ब्लॉक, ड्यू टू ग्राउंड ऑन द ब्लॉक, ये देख पा रहे हैं, ड्यू टू ग्राउंड ऑन द ब्लॉक। तो आपको JN डैश से मतलब होना चाहिए, है ना, आपको JN डैश से मतलब होना चाहिए। क्यों? क्योंकि JN डैश, अब कोई बोलेगा सर यहां पे फ्रिक्शन है
तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स तो इधर लग रहा है, सभी को दिख रहा है, यहां पे एफ के लगेगा। बट इंटरेस्टिंग बात, आप इस क्वेश्चन से बहुत अच्छी चीजें सीख रहे हैं। अगर ये जो एफ के है ये नॉर्मल काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं है, इंपल्सिव हो जाएगा, ये एक इंपल्सिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एफ के जो है किस पे डिपेंड करेगा? आप क्या बोलते हो एफ के लिए, क्या बोलते हो? म्यू इंटू एन जी, है ना। तो जे एन एक तरीके से जे एन डैश क्या है? एन जी डेल्टा टी, यही है ना। नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू ग्राउंड इनटू डेल्टा टी, ये अपने पास जे एन है, जे एन डैश। तो जे एन डैश, पहले यहां तक सभी को क्लियर है कि नहीं, कि इंपल्स कैसे आ रहा है, ये पहले सभी को क्लियर है भाई? पहले ये बताइए। ये क्लियर है सभी को? बोलो भाई, ये क्लियर है सभी को? चलिए, तो अब यहां पे आपके पास ये इंपल्स कैसे आया, सभी को क्लियर है कि यहां पे जब ये कोलिजन होगा तो इनके बीच का जो नॉर्मल रिएक्शन है वो इंपल्सिव होगा, और उस इंपल्स के वजह से यहां पे क्या आएगा? जे एन आएगा। तो एफ के में हम क्या लिखेंगे? एफ के में जो नॉर्मल रिएक्शन लिखेंगे, एफ के इंपल्स में क्या लिखेंगे? एफ के इंपल्स में हम लिखेंगे, हमारे पास क्या होगा? जे एन डैश इंटू एफ के की बात कर रहा हूं। एफ के आप क्या लिखते हो, देखो ध्यान से। एफ के आप लिखते हो म्यू के इंटू एन जी। म्यू के मतलब म्यू दिया हुआ है, म्यू इंटू एन जी, यही तो लिखते हो। इंपल्स की बात करो, दोनों को अगर आप डेल्टा टी से मल्टीप्लाई करते हो तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन का इंपल्स हुआ, ये किसका हुआ? ये किसका इंपल्स हुआ? एन जी डेल्टा टी। ये हुआ जे एन डैश, ये हुआ अपना जे एन डैश, ठीक है। तो यहां पर इसको आप बोलोगे जे एफ के, ठीक है, दैट इज इक्वल टू म्यू टाइम्स जे एन डैश, म्यू टाइम्स जे एन डैश। यहां तक क्लियर है बच्चों? ठीक है। चलिए, तो यहां पे जे एफ के हो जाएगा म्यू टाइम्स ऑफ जे एन डैश। भाई अनिकेत, बाकी बच्चों का वीडियो चल रहा है, आपका केवल पॉज हो जा रहा है, तो आप थोड़ा अपने एंड से भी देख लो क्या प्रॉब्लम है। एफ के इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ जे एन डैश। अब आप पूछ सकते हो कि सर जे एन डैश की वैल्यू तो बताओ, जे एन डैश की वैल्यू क्या लिखे? तो जे एन डैश की जो वैल्यू होगी, जे एन डैश की जो वैल्यू लिखोगे वो जे एन के बराबर ही होगी। इंपल्स जो होगा, देखिए, जो इसको इंपल्स मिला होगा इसके कोलिजन से, वही ग्राउंड से इंपल्स मिला होगा। आप पूछ सकते हो कि सर यहां एम जी लिखेंगे? नॉर्मल रिएक्शन जैसे आप लिखते थे एम जी, उसका कोई रोल यहां पे नहीं होगा। जैसे एक बच्चे ने पूछा है सर एमजी कहां है, मैंने बता चुका हूं मैं आपको कि एमजी एक रेगुलर फोर्स है। डेल्टा टी टाइम में एमजी का कोई रोल नहीं होगा, एमजी इज नॉट इंपल्सिव, मैंने पहले ही दिन लिखवाया था। तो यहां एमजी का कोई रोल नहीं होगा, यहां पे जे एन डैश का रोल होगा। और जे एन डैश किसके, आप अगर इस ब्लॉक को बनाते हो, देखो केवल इंपल्स की अगर बात कर रहे हो तो इधर जे एन डैश है और इधर अपने पास जे एन है। तो ये दोनों इंपल्स जो है इस, अच्छा ब्लॉक ऊपर तो जा नहीं रहे, ये 5 kg है, ध्यान दीजिएगा। तो ब्लॉक ऊपर नहीं जा रहा है, तो नेट डेल्टा पी वाई डायरेक्शन में ब्लॉक इन वाई डायरेक्शन 0 होगा, है ना। इज 0,
होगा, ब्लॉक अपना जमीन नहीं छोड़ रहा है। तो जब ये जीरो होगा इसका मतलब नेट जे एन, नेट इंपल्स भी जीरो होगा, मतलब जे एन डैश माइनस जे एन इक्वल टू जीरो। तो जे एन डैश किसके बराबर होगा भाई, जे एन के बराबर होगा। ये बात समझ पाए, जे एन डैश किसके बराबर होगा, जे एन के। नहीं भाई धैर्य, ये आंसर नहीं है, ठीक है, जे एन डैश के बराबर होगा। तो हम एफ के को, जे एफ के को हम लिख सकते हैं म्यू इंटू जे एन, यहां तक आ गए हम लोग, म्यू इंटू जे एन। अब यही एफ के, ठीक है, यही एफ के जो है इंपल्सिव है, तो जैसे जस्ट बिफोर इसका 2 मीटर था, जैसे ही यहां पे एफ के लगेगा, मतलब जे एफ के, अब मैं यहां इंपल्स लिख रहा हूं भाई केवल, तो यहां पे जो इंपल्स होगा, फ्रिक्शन का जो इंपल्स लगेगा जे एफ के, उसके वजह से इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, और उसके वजह से इसकी वेलोसिटी कुछ आपको मानना पड़ेगा, कुछ v हो जाएगी। यही v हमें निकालना है, ठीक है। तो JFK के वजह से ये v चेंज होगा, ठीक है, इस JFK के वजह से इस पे v चेंज होगा। तो JFK लिखेंगे क्या, म्यू इंटू जे एन। तो JFK की वैल्यू कितनी है, JFK इक्वल टू लिख सकते हैं डेल्टा P ऑफ ब्लॉक इन एक्स डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन में तो जीरो था, एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, नेट इंपल्स मिल रहा है। वाई डायरेक्शन में नेट कोई भी मोमेंटम का चेंज नहीं था, इसीलिए ये इंपल्स बराबर होंगे। एक्स डायरेक्शन में हमें एक्सटर्नल इंपल्स मिल रहा है। भाई यहां पे कौन है, आप मोमेंटम कैसे कंजर्व कर रहे हैं, कुछ भी पढ़ाई लिखाई नहीं करते हो मेरे भाई, आप कैसे मोमेंटम कंजर्व कर दोगे। आप देखो ग्राउंड स्मूथ है क्या, इसीलिए तो ये क्वेश्चन लिया है, बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन लिया है, इसीलिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि यहां पे ब्लॉक पे एक एक्सटर्नल इंपल्स लग रहा है, देन व्हाई यू आर सेइंग कि हम लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर देंगे। यहां पे लीनियर मोमेंटम कंजर्व करने की बात जो सोच रहा है, इसका मतलब उसने लास्ट के 2 लेक्चर्स कुछ नहीं पढ़ाई की है। इनफेबल, आपने बोला मोमेंटम कंजर्व कर देंगे, मोमेंटम नहीं कंजर्व कर पाएंगे आप। JFK इधर लग रहा है, देयर इज ए एक्सटर्नल इंपल्स, if we have a external impulse for this system, then how we can conserve linear momentum? For linear momentum conservation, net impulse should be zero या net force should be zero। तो यहां तो हम impulse की बात कर रहे हैं, तो net impulse zero होगा तभी कर पाएंगे linear momentum conservation। तो सारा क्वेश्चन जो है हमें impulse से हैंडल करना है। तो JFK आएगा डेल्टा P ब्लॉक इन x डायरेक्शन। तो JFK की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा P क्या होगा। अब देखो ये 5 kg था, ये 1 kg था, ये 1 kg इस पे चिपक चुका है, तो ये टोटल मोमेंटम इस मास हो जाएगा 6। तो यहां पे लिखा जाएगा 6v, और ये पहले कितना था, -5v, -5 इंटू 2, ये आ जाएगा भाई 6v माइनस 5 इंटू 2। तो JFK जो अपने पास आएगा वो हो जाएगा 6v माइनस 10, 6v माइनस 10। ये क्लियर है सभी बच्चों को, ये सभी को क्लियर है। अब पूरी कहानी इसमें डोल रही है कि हम JFK निकालें कैसे। JFK निकल जाएगा तो सब कुछ हो जाएगा। JFK निकालने के लिए मैंने आपको यहां तक आपको मैं लेके आया हूं म्यू इंटू JN। आप बोलोगे सर JN कैसे निकालें, जल्दी से कमेंट करके बताइए बच्चों JN कैसे निकालेंगे। अगर आप JN निकाल लोगे, म्यू गिवन है, तो आप JFK निकाल लोगे, और JFK निकाल लोगे तो V निकाल लोगे। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि हाउ यू विल फाइंड JFK। JN कैसे फाइंड करोगे, बॉल के मोमेंटम से, मड पार्टिकल, बिल्कुल इसके इंपल्स इक्वेशन से, कल भी सिखाया था, तो इसके इंपल्स इक्वेशन से आप फाइंड कर सकते हो। बिल्कुल आप इसके इंपल्स इक्वेशन से फाइंड कर सकते हो, इसकी जो इंपल्स की इक्वेशन होगी उससे आप निकाल लो, ठीक है, इसके इंपल्स की इक्वेशन से आप निकाल सकते हो। तो इसके इंपल्स की इक्वेशन यूज करो और वहां से निकल जाएगा। फॉर कोलाइडिंग पार्टिकल,
तो फॉर पार्टिकल क्या था, जब ये कोलाइड कर रहा था तो कोलिजन के पहले, कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद की कहानी देख लो। कोलिजन के पहले इसके पास मोमेंटम था, कोलिजन के बाद इसका मोमेंटम हो गया था 0, क्योंकि इसके साथ ये चिपक चुका है, इस डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, यही तो था। तो इसमें अपने पास क्या हो जाएगा, इसके पास जो तो ये 10 मीटर से आ रहा है, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, इसमें डायग्राम क्या जरूरत है। तो क्या लिखेंगे आप, जे एन इक्वल टू डेल्टा पी ऑफ पार्टिकल, यही तो होगा। तो जे एन वेक्टर की जरूरत नहीं है, जे में ही आएगा। तो जे एन अपने पास हो जाएगा डेल्टा पी ऑफ पार्टिकल, मतलब पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। तो जे एन पी फाइनल हो जाएगा 0 माइनस पी इनिशियल कितना है 10 इंटू 1, माइनस के साथ है भाई, 10 इंटू 1 जे कैप। तो अपने पास जे एन आएगा 10 जे कैप, मतलब जे एन की वैल्यू आ गई 10, जे एन की वैल्यू आ गई 10। ठीक है, तो ये अपने पास जे एन की वैल्यू 10 आ गई। अब आप यहां पे इसको JFK निकाल सकते हो, JFK निकाल के फिर पुट कर सकते हो। तो JFK अब आ जाएगा, JFK अपने पास कितना आ जाएगा, JFK निकाल लिया है, ये सब हटा रहा हूं यहां से। ठीक है, तो JFK अपने पास क्या हो जाएगा, म्यू टाइम्स ऑफ JN, म्यू हमें दिया हुआ था 0.4 इंटू 10, तो ये हो जाएगा अपना 4, JFK आ गया 4 न्यूटन। अब हमारी जो वेलोसिटी थी, ये देखिए JFK है 6v माइनस 10, तो यहां से अब आप v निकाल लोगे। JFK की वैल्यू थी 6v माइनस 10, तो JFK कितना आ जाएगा अपने पास, JFK अपने पास है 4, तो 4 इक्वल टू 6v माइनस 10, तो 6v इक्वल टू 14, 7/3। एक बार चेक करिए कैलकुलेशन, JN 1 होगा, JN 1 होगा, 1 क्यों होगा, 1 kg है और ये 10 मीटर पर सेकेंड है ना, तो 10 मीटर मोमेंटम क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी, तो 10 ही तो आएगा भाई, JN तो 10 ही आएगा, मोमेंटम JN तो 10 ही आएगा, JN तो 10 ही आएगा, JN 10 आएगा, एक बार कंफर्म करके बताइएगा। यहां पे गलती हुई है JFK वाली, वो गलती क्या हुई है, यहां माइनस होगा, इसीलिए वेक्टर लिखने की आदत डालनी चाहिए। यहां गलती क्या हुई है, देखो यहां वेक्टर नहीं लिखा है हम लोगों ने, JFK इक्वल टू डेल्टा पी ऑफ द ब्लॉक, JFK, इसीलिए हमें यहां पे डायरेक्शन की बात करनी चाहिए। तो JFK अपने पास था 6v माइनस 10, ये वेक्टर में है ना, JFK पूरा करोगे तो JFK की वैल्यू कितनी आएगी, JFK माइनस JFK आई कैप, इसका अगर वेक्टर लिखोगे तो वेक्टर अपने पास क्या आएगा, माइनस JFK आई कैप, ये होगा, मैं यहां लिख दे रहा हूं, समझ रहे हैं सभी लोग। यहां होगा माइनस, देखिए JFK इधर है तो माइनस JFK, ठीक है, आई कैप इक्वल टू डेल्टा पी ऑफ द ब्लॉक, डेल्टा पी ऑफ द ब्लॉक हो जाएगा, फाइनल है 5v माइनस
10 आई कैप, तो आई कैप तो हट जाएगा, तो आपको आएगा यहां पे माइनस जे एफ के, इसीलिए वेक्टर लिखने की आदत डालनी चाहिए, यहां एक माइनस आएगा, तो माइनस जे एफ के इक्वल टू 6v माइनस 10 मतलब -4 होगा। इसका मतलब यहां पर आ जाएगा अपने पास 6 इक्वल टू 6v, तो v आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड, तो इसका आंसर होगा बच्चों 1 मीटर पर सेकेंड। आयुष भाई खुश हो गए, मेरा आंसर 7/3। आप तो दुखी हो गए। ठीक है, तो यहां पे हम लोगों ने वेक्टर में गलती किया था, जेएफके में। जेएफके जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा माइनस जेएफके आई डायरेक्शन में, तो माइनस जेएफके आई कैप, मैग्नीट्यूड उसका जेएफके है, डायरेक्शन माइनस आई कैप में है। डेल्टा पी क्या होगा, मोमेंटम 5 इंटू वी इस डायरेक्शन में, माइनस 5 इंटू 10 इस डायरेक्शन में, उसका चेंज ये है। क्लियर है सभी को? ये क्लियर है सभी को? 6v क्यों नहीं होगा भाई, वो इन इलास्टिक कोलिजन है। 6v इसलिए होगा क्योंकि वो कोलाइड करने के बाद चिपक जा रहा है, तो जो आपके पास जेएफके है ये दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं। आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा मतलब अभी तक, कोलिजन के बाद ये दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं भाई, ये दोनों एक सिस्टम बन चुके हैं, तो ये पूरे सिस्टम के इंपल्स को चेंज, मोमेंटम को चेंज करेगा जेएफके, इसीलिए 6 लिया गया था। ठीक है भाई, ये दोनों ये स्टिक कर चुका है, ये स्टिक कर चुका है इस पे, तो इसीलिए ये पूरा जेएफके इसके दोनों को चेंज करेगा। कहां 5b लिखा है भाई, कहां 5b लिखा है? मैंने कहा 5b लिखा है? मैंने कहीं 5b नहीं लिखा है, कुछ भी बोले जा रहे हो। क्लियर है? अच्छा, यहां पे 5b लिख दिया है क्या? यहां पे, हाँ यहां गलत लिख दिया है, सॉरी, ये होगा 6v। अब ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों ने ये कहानी देखी इंपल्स की, इंपल्स के क्वेश्चन ऐसे मजेदार होते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अब कोलिजन की बात करते हैं। ठीक है, कोलिजन का सारा खेल इंपल्स से ही है, क्योंकि कोई अगर सडन इंपैक्ट होता है, अगर कोई सडन इंपैक्ट होता है, ठीक है, अगर कोई सडन इंपैक्ट होगा तो उस पर सडन नॉर्मल रिएक्शन आपने देखा, अब आपको आइडिया लग गया होगा कि कोलिजन में जो एक दूसरे बॉडी पे जो फोर्स लगेगा, कांटेक्ट फोर्स, वो इंपल्सिव इन नेचर होगा, है ना। तो कोलिजन की बात करें तो पहले तो ये सीखिए व्हाट इज कोलिजन। तुम लोग जरा बताओ इसकी डिफिनेशन, कोलिजन की क्या डिफिनेशन देखें, देखें क्या क्या बताते हैं बच्चे अभी तक, क्या क्या जानते हैं, स्कूल में भी पढ़ा होगा तुम लोगों ने। व्हाट इज कोलिजन, प्लीज कमेंट। टकराना, यही पढ़े हो? मेरे ऐसा ना बताओ यार कुछ, मतलब ये तो रिक्शा वाला भी बताएगा, बैटरी रिक्शा वाले से पूछोगे कि कोलिजन क्या होता है तो वो भी बताएगा, टक्कर देना, टकराना। तो तुम में और बैटरी वाले में कोई अंतर नहीं है मतलब अभी तक, उसका जो एजुकेशन है और तुम्हारे एजुकेशन में बहुत अंतर नहीं दिख रहा है। व्हाट इज कोलिजन? जब दो बॉडी टकराती हैं तो उसे कोलिजन कहते हैं। वाह वाह, एक्सीडेंट, वाह, बहुत क्रिएटिव हो तुम लोग। सडन इंपैक्ट, इंटरैक्शन ऑफ टू बॉडीज आफ्टर इंपल्स, प्रिंस भाई ने काफी हद तक सही बताया है। चिपकना, वाह वाह, सोमनाथ हाई लेवल के क्रिएटिव हैं।
चलो जान गया मैं, ज्यादा अगर ज्यादा तुम लोग की ज्यादा कोलिजन की डिफिनेशन पढ़ लूंगा तो मैं अपनी डिफिनेशन भूल जाऊंगा। तो इससे अच्छा है अब बताना शुरू करता हूं। चलिए, टू और मोर देन टू बॉडीज, जरूरी नहीं है कि दो ही हो, टू और मोर देन टू बॉडीज said to be collide, two or more than two bodies है ना, are said to be collide if their velocities or their linear momentum है ना, two or more than two bodies are said to be collide if their velocity or their linear momentum changes either by actually in contact with each other or without in contact with each other। आप बोलो सर ये क्या बोल रहे हो कि बिना कांटेक्ट के भी कोलिजन होगा? तो फिजिक्स में कोलिजन का ये मतलब है कि दो बॉडी के बीच की, दो बॉडी या मोर देन टू बॉडी जो कोलाइड करने जा रही हैं, जो कोलिजन में पार्टिसिपेट कर रही हैं, उनका वेलोसिटी या उनका मोमेंटम चेंज हो। बट ये जरूरी नहीं है कि उस मोमेंटम और उस वेलोसिटी को चेंज होने के लिए वो दोनों एक्चुअली या दो या तीन जो भी होंगे वो एक्चुअली टकराएंगी, एक्चुअली कोलाइड करेंगी, ऐसा जरूरी नहीं है। बिना कोलाइड किए भी उनके आपस में वेलोसिटीज और क्या हो जाएगा, वेलोसिटी या मोमेंटम को। आदित्य भाई यहां पढ़ाई कर लो, फेनमैन के बारे में बाद में बात कर लेना, ठीक है। फेनमैन आपको एनआईटीएन या आईआईटी में नहीं पहुंचाएंगे, अभी यहां पे ये पढ़ लोगे तो आईआईटी और एनआईटी में पहुंच जाओगे, तब फेनमैन के बारे में पढ़ना आराम से, अभी यहां पढ़ लो। सारी बकर करने में आगे हो तुम लोग, लेकिन यही तो प्रॉब्लम है। अरे आप अभी उस चीज पे ध्यान दो जो आपके लिए निहायत जरूरी है। आप फेनमैन, उसके पास से इतने बड़े बड़े फिजिसिस्ट हैं, उन सबके बारे में अगर पढ़ना है तो आप फिर पढ़िएगा, पहले ये पढ़ लीजिए। Two or more than two bodies are said to be collide if their velocities or their linear momentum changes either by actually in contact with each other or without in contact with each other। तो ये कंप्लीट डिफिनेशन होती है। तो आज से जान लीजिए कि आप जो है ये नहीं बोलेंगे कि केवल दो बॉडी एक्चुअली टकराएंगी तभी कोलिजन बोला जाएगा। जैसे आप लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर तो पढ़ा होगा क्लास 11th में, पढ़ा है कि नहीं? रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट तो पढ़ा है, क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। तो मान लीजिए जैसे ये एक न्यूक्लियस है और आपने यहां पे कोई चार्ज पार्टिकल को फेंक दिया है इसके सामने, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कोई, क्या होता था? तो ये ऐसे डेविएशन लेता था, इतना तो पड़ा होगा। तो आपने क्या देखा, ये रेस्ट पर है, इस न्यूक्लियस के फोर्स ने, ठीक है, इस न्यूक्लियस के फोर्स ने इसको क्या किया है, डेविएट किया है, एक तरीके से डेविएट किया है, इतना तो पढ़ा होगा सभी ने। बोलो भाई, अल्फा पार्टिकल वाला एक्सपेरिमेंट सबको पता है, इसको अल्फा पार्टिकल ही कर लेते हैं तो आपको और जाना पहचाना लगने लगेगा।
ये अल्फा पार्टिकल है ना, इसको आप इस तरीके से, तो ये इधर डेविएट हो जाता है। याद है सभी बच्चों को? यहां पे मिनिमम डिस्टेंस भी आप लोग निकालते हैं। तो आपने क्या देखा कि इसका जो मोमेंटम था, पहले आपने इसको इधर फेंका था, लेकिन यहां से जाते जाते इसका मोमेंटम ऐसा हो गया, तो डायरेक्शन चेंज हो गया कि नहीं? मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप देखो इसका डायरेक्शन भी चेंज हो गया, यहां से इस तरफ चला गया। तो बिना कोलिजन किए, इसको भी हम कोलिजन कहेंगे, है ना, इसको भी कोलिजन कहेंगे, बिना टकराए हुए, ठीक है, बिना टकराए हुए आप देखो इनके मोमेंटम की डायरेक्शन चेंज हो गई। ठीक है बच्चों, तो विदाउट कोलिजन, विदाउट एक्चुअल कांटेक्ट, मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल चेंजेस। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो ए कोलिजन। तो ये भी, दिस इज ए टाइप ऑफ कोलिजन, ये भी कोलिजन है। टाइप तो मत बोलो, मतलब कोलिजन बोल सकते हो, ये भी कोलिजन है। ठीक है, दूसरा क्या होगा? एक्चुअल कांटेक्ट में आएंगे, इंपल्स जनरेट करेंगे, मान लो दो आके यहां भिड़ गए, ठीक है, तो ये इस पे इंपल्स देगा, ये इस पे इंपल्स देगा। तो जस्ट बिफोर कोलिजन, ये ड्यूरिंग कोलिजन का केस है। उसके बाद क्या होगा? जस्ट बिफोर कोलिजन ये ऐसे आ रहे हैं, तो ये V1 है, ये V2 है, ये V1 है, ये V2 है, ये दिस इज जस्ट बिफोर कोलिजन, है ना। हमेशा कोलिजन में जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर की बात करेंगे, जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर की। तो एग्जाम्पल ऑफ कोलिजन ही तो बता रहा हूं भैया, बिना कोलाइड किए वाला एग्जाम्पल बताया, बिना एक्चुअल इन कांटेक्ट। अब एक्चुअल कांटेक्ट में जो हमेशा होता है V1 और V2, है ना, तो यहां पे ये जस्ट बिफोर है। ये ड्यूरिंग कोलिजन, इनमें नॉर्मल रिएक्शन लगेगा JN, ये JN का इंपल्स लगेगा। JN क्या होगा? इनके बीच का जो नॉर्मल रिएक्शन इनटू डेल्टा टी कांटेक्ट टाइम होगा, फिर ये सेपरेट हो जाएंगे, फिर ये सेपरेट हो जाएंगे। तो अब इनका मोमेंटम चेंज होगा, ये दोनों एक तरफ भी मूव कर सकते हैं, अपोजिट भी। इंपल्स, इस इंपल्स ने इसके मोशन, देखो इस JN ने इसके मोमेंटम को चेंज किया होगा और इस JN ने इसके मोमेंटम को। ठीक है, तो बस एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये सब आगे हम वैल्यू कैलकुलेट भी करेंगे कि ये हुआ एक्चुअल कांटेक्ट के वजह से। तो मान लीजिए मैंने इधर ले लिया आफ्टर कोलिजन, ये V1 डैश हो जाएगा, ये V2 डैश हो जाएगा। तो दिस इज ड्यू टू एक्चुअल कांटेक्ट, है ना। तो यहां पे क्या बोल सकते हो? मोमेंटम चेंजेस और इनके मोमेंटम को चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? इनकी मोमेंटम को चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है JN। ये JN, इस वाले बॉल पे ये JN लगा जो इस V1 को V1 डैश किया, इस JN ने इस V2 को V2 डैश किया। ठीक है, लेकिन अगर पूरे ओवरऑल सिस्टम में देखो तो JN इंटरनल फोर्स है ना। तो किसी भी कोलिजन में हम मोमेंटम कंजर्वेशन की बात करते हैं, आगे हम इस पे बात करेंगे कि कोई भी कोलिजन हो, मोमेंटम हमेशा कंजर्व होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब आप सिस्टम लोगे तो नॉर्मल रिएक्शन JN जो है वो इंटरनल होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर ये हवा में भी कोलाइड कर रहे होंगे तो यहां mg का कोई रोल नहीं है। जस्ट बिफोर कोलिजन और जस्ट आफ्टर कोलिजन में mg का कोई रोल नहीं है, mg का कोई रोल नहीं है JN को मतलब मोमेंटम को चेंज करने में, जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर। शायद समझ गए, अभी आगे मैं और क्लियर करूंगा। तो ये है कोलिजन की डिफिनेशन।
अब बात करते हैं टाइप ऑफ कोलिजन। ये सब आपके स्कूल में लिखने को भी आता है, टाइप ऑफ कोलिजन आया भी होगा कुछ लोगों के स्कूल में। टाइप ऑफ कोलिजन, कोलिजन को दो वे में क्लासिफाई करते हैं। जरूरी है कोलिजन के बाद वेलोसिटी चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा, ठीक है। कोलिजन के बाद वेलोसिटी चेंज होगा, नहीं भी हो सकता है। अब किस कंडीशन में नहीं होगा वो आगे देखेंगे। टाइप ऑफ कोलिजन पहला है ऑन द बेसिस ऑफ किस बेसिस पे कर रहे हैं क्लासिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन of colliding bodies, on the basis of line of action of colliding bodies, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ कोलाइडिंग बॉडीज, ठीक है। तो किसी भी बॉडी जो कोलाइड करने जा रही है उसके बेसिस पे, उसके लाइन ऑफ एक्शन, आप बोलोगे सर लाइन ऑफ एक्शन क्या है? लाइन ऑफ एक्शन मतलब उसका जो वेलोसिटी है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ कोलाइडिंग बॉडीज, बच्चों आप इसमें दो में क्लासिफाई करते हो। पहला है अपना हेड ऑन कोलिजन, ठीक है, और दूसरा है अपना ऑब्लिक कोलिजन। ऑब्लिक और हेड ऑन दो आप बोलते हो। दूसरा अपना है ऑब्लिक कोलिजन, दूसरा कोलिजन आप बोलते हो ऑब्लिक कोलिजन। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस ये क्लासिफिकेशन है, हेड ऑन कोलिजन और ऑब्लिक कोलिजन, ठीक है। अब हेड ऑन और ऑब्लिक क्या है वो सुनो। हेड ऑन कोलिजन है हेड ऑन कोलिजन उसे बोलते हो जिसमें कि दोनों का जो वेलोसिटी वेक्टर है, द लाइन ऑफ एक्शन the line of action of colliding bodies along the line joining their center हो, ठीक है, या सेंटर ऑफ मास बोल सकते हो, है ना। तो सेंटर ऑफ मास भी बोल सकते हो। तो द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ कोलाइडिंग बॉडीज along the line joining their center of mass, ठीक है, along the line joining their center of mass। हाँ, सिस्टम ऑफ पार्टिकल यही चैप्टर है, बिल्कुल ये आप वही पढ़ रहे हो, आपके स्कूल में लिखा होगा सिस्टम ऑफ पार्टिकल, ये वही है। तो द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ कोलाइडिंग बॉडीज along द लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर ऑफ मास, क्या मतलब हुआ कि मान लो आपके पास कोई एक बॉडी है, ठीक है, और दूसरी बॉडी आपकी कहीं पे है, यहां पे है, ठीक है। दोनों का जो सेंटर ऑफ मास का जो लाइन ज्वाइनिंग है वो ये है, और इनकी जो वेलोसिटी हो, है ना, इनकी जो वेलोसिटी हो वो भी इनके सेंटर के लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग हो। तो ऐसे कोलिजन को आप बोलोगे हेड ऑन, ठीक है, ऐसे कोलिजन को आप बोलोगे हेड ऑन। देखो इनका सेंटर ऑफ मास और जो वेलोसिटी का लाइन ऑफ एक्शन है ना, वो उसी के अलोंग है, दोनों के सेंटर ऑफ मास के लाइन ज्वाइनिंग के, दोनों के सेंटर ऑफ मास के लाइन ज्वाइनिंग के। तो दैट इज कॉल्ड हेड ऑन कोलिजन। ऑब्लिक कोलिजन क्या होगा? ऑब्लिक कोलिजन में आप बोलते हो कि द लाइन ज्वाइनिंग, the line of action of colliding bodies
not along the line joining their center of mass. ठीक है, द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ कोलाइडिंग बॉडीज नॉट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर ऑफ मास. जैसे अब समझ गए होगे, इसको ऑब्लिक कहेंगे. जैसे मान लो यहां पे अपने पास कोई बॉडी है, और दूसरी बॉडी है अपनी कहीं यहां पर. दोनों का लाइन ज्वाइनिंग तो ये है, दोनों का सेंटर ऑफ मास का लाइन ज्वाइनिंग ये है, बट इनका जो वेलोसिटी वेक्टर है वो कुछ ऐसा है. ठीक है, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन देखिए, वेलोसिटी का लाइन ऑफ एक्शन ऐसा है, इसके वेलोसिटी का लाइन ऑफ एक्शन कुछ ऐसा है. ठीक है, तो इन दोनों के लाइन ऑफ एक्शन जो है लाइन ज्वाइनिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास नहीं है. शायद समझ गए होंगे. तो ऐसे कोलिजन में आप बोलोगे कि ये ऑब्लिकली जाके कोलाइड कर रही हैं. ये हेड ऑन कोलिजन नहीं बोला जाएगा, इसको क्या बोला जाएगा, ऑब्लिक कोलिजन बोला जाएगा. ठीक है, तो दिस इज योर ऑब्लिक कोलिजन, जिसमें कि ये लाइन ज्वाइनिंग है, और ये अपना क्या है, लाइन ऑफ एक्शन. ये लाइन ऑफ एक्शन इसका है. तो लाइन ऑफ एक्शन और लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ मास दोनों अलग अलग डायरेक्शन में किसी एंगल पर होंगे. ठीक है, ऐसे कोलिजन जो होगा उसे हम ऑब्लिक कोलिजन बोलेंगे. और हेड ऑन फेस टू फेस कोलिजन होगा वो इस कंडीशन पे होगा. क्लियर है सभी को. तो ये तो मैंने आपको बेसिस बताया ऑन द बेसिस ऑफ क्या, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द कोलाइडिंग बॉडी. दूसरा जो बेसिस है क्लासिफिकेशन का वो है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कोलाइडिंग बॉडीज. तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कोलाइडिंग बॉडीज नेचर ऑफ कोलाइडिंग बॉडीज. तो जो बॉडी कोलाइड कर रही हैं उनका नेचर कैसा है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको क्लासिफाई करते हैं 3 में. ये आपने पढ़ा होगा, है ना. पहला हम इसको क्लासिफाई करते हैं इलास्टिक कोलिजन. पहला अपना है इलास्टिक कोलिजन. इलास्टिक कोलिजन में बच्चों क्या होता है, किस बॉडीज को बोलेंगे कि वो इलास्टिक कोलिजन कर रही हैं. तो इलास्टिक कोलिजन में क्या प्रॉपर्टी होती है कि जो बॉडी कोलाइड कर रही हैं, देखो जब वो कोलाइड करेंगी तो उनमें इंपल्स लगेगा तो वो डिफॉर्म होंगी, लेकिन डिफॉर्म होने के बाद फिर से रिफॉर्म हो जाएंगी क्योंकि उनके अंदर इलास्टिसिटी है. जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग को तुम डिफॉर्म करते हो और फिर छोड़ देते हो तो फिर से वो क्या होता है, रिफॉर्म हो जाता है. ठीक है, तो इस तरीके से आप उसे रिफॉर्म करोगे. तो इलास्टिक कोलिजन में आप बोलोगे कि क्या क्या होगा. बॉडी हैव, मैं पॉइंट्स वाइज कुछ कुछ लिखता जा रहा हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा. बॉडी हैव टेंडेंसी टू रीगेन देयर शेप कंप्लीटली. ठीक है, ये ऐसे कोलिजन को आप क्या कहते हैं, इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन. वो तो हर कोलिजन में होगा. लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन की बात करेंगे आप, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन की बात करेंगे. उसके बाद आप क्या बात करेंगे, एनर्जी की भी बात करेंगे. एनर्जी कंजर्वेशन, इसमें एनर्जी भी कंजर्व होगा. ठीक है, तो इलास्टिक कोलिजन में हाँ ऑटो हीलिंग सिस्टम है, बिल्कुल सही कह रहे हैं. ऑटो हीलिंग सिस्टम है, बिल्कुल सही पकड़ा है आपने. ठीक है, अपने आप रिफॉर्म हो जाएगा. हालांकि प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है,
ना। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता कि कहीं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो, है ना, कभी पॉसिबल नहीं है कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन को हम अचीव कर पाएंगे। तो बॉडी हैव टेंडेंसी टू रीगेन देयर शेप, बॉडी हैव ए टेंडेंसी टू रीगेन देयर शेप कंप्लीटली। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन की बात करेंगे, इसमें एनर्जी कंजर्वेशन की बात करेंगे, ठीक है। ये आप इतनी बातें याद रख सकते हो अभी फिलहाल इलास्टिक कोलिजन के लिए, ठीक है। इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, नेक्स्ट अपने पास है इन इलास्टिक के लिए। तो इन इलास्टिक कोलिजन में इन इलास्टिक कोलिजन में आप बोलोगे कि बॉडी में जो टेंडेंसी होगी, हाँ ई पे आएंगे, अभी ई पे आएंगे, ई अलग से पढ़ेंगे, अभी ई के बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। ये अभी आप बहुत बच्चे नहीं जानते ना, तो उनको अभी बताऊंगा। इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, इन इलास्टिक कोलिजन में अभी आपको पता होना चाहिए कि बॉडी डज नॉट रीगेन देयर शेप कंप्लीटली। तो बॉडी जो है अपना शेप पूरा रीगेन नहीं कर पाएंगी, उनमें कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन रह जाएगा, ठीक है। और आप बोल सकते हो कि इन इलास्टिक कोलिजन नो एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन की बात नहीं करेंगे। इन इलास्टिक कोलिजन some part of energy मतलब यहां से लिख लो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी। पोटेंशियल की तो बात करेंगे नहीं, एक ही धरती पे ही वो कोलाइड कर रहे हैं, तो हम एमजीएच की बात नहीं कर रहे हैं। तो इन इलास्टिक कोलिजन सम पार्ट ऑफ एनर्जी, सम पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ कोलाइडिंग बॉडीज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोलाइडिंग बॉडीज stored in the body in the form of deformation, है ना। तो जो बॉडी कोलाइड करने के लिए आ रही है, जो बॉडी कोलाइड करने के लिए आ रही है, तो इन इलास्टिक में क्या होगा कि उसका कुछ पार्ट जो है ना वो पूरी तरह रिफॉर्म नहीं हो पाएंगे। तो जो बॉडी कोलाइड करने आई कुछ काइनेटिक एनर्जी से, उनका कुछ एनर्जी बॉडी के अंदर जो है डिफॉर्मेशन के शेप में स्टोर्ड हो जाएगा, जिसको आप पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हो। बचपन में आपने पढ़ा है ना, बाय वर्च्यू ऑफ इट शेप साइज पोजीशन, वो पोटेंशियल एनर्जी है। बाकी आपने डिफिनेशन पोटेंशियल की वर्क पावर में पढ़ी ही है। तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ कोलाइडिंग बॉडीज है, उसका कुछ पार्ट डिफॉर्मेशन के फॉर्म में बॉडी के अंदर स्टोर्ड हो जाएगा। तो फिर से जब बॉडी सेपरेट होके जाएंगी, है ना, बॉडी फिर से जब सेपरेट होके जाएंगी तो क्या होगा कि वो फिर से जो है उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी नहीं रह पाएगी जितनी कोलिजन के पहले थी, क्योंकि उसका कुछ हिस्सा डिफॉर्मेशन के फॉर्म में स्टोर्ड हो चुका है बॉडी के अंदर। तो इन इलास्टिक कोलिजन सम पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ कोलाइडिंग बॉडीज stored in the body in the form of deformation. So kinetic energy not conserve, मतलब कोलाइडिंग पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी। लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व होगा किसी भी कोलिजन में, लीनियर मोमेंटम कंजर्व।
लीनियर मोमेंटम यहां भी कंजर्व होगा, ठीक है। तो दैट इज योर इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। और एक अपने पास होता है, आप बेसिक क्लियर है तो भाई आप रोटेशनल डायनेमिक्स से पढ़ना शुरू कर दीजिए। लीनियर मोमेंटम कंजर्व, ठीक है। अब तो ये चैप्टर तो खत्म ही होने को है, 2 क्लास में खत्म हो जाएगा, 3 क्लास में। तो आप बेटर है कि आप रोटेशनल डायनेमिक्स से फिर पढ़िए। ठीक है। एक तीसरा है अपना परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, तो बच्चों परफेक्टली इन इलास्टिक में क्या होता है कि बॉडी थोड़ा भी रिफॉर्म नहीं होती, बॉडी थोड़ा भी रिफॉर्म नहीं होती परफेक्टली इन इलास्टिक में। इन इलास्टिक में बॉडी सेपरेट हो जाएंगी और लेकिन डिफॉर्मेशन रहेगा, है ना। बॉडी सेपरेट हो जाएंगी लेकिन डिफॉर्मेशन रहेगा, ठीक है। तो डिफॉर्मेशन अपने पास रहेगा, तो परफेक्टली लिखना है भाई तो लिख लो जल्दी से। तो इसमें क्या होगा कि बॉडी सेपरेट तो हो जाएंगी बट थोड़ा बहुत डिफॉर्मेशन इसमें रहेगा। लेकिन जो परफेक्टली इन इलास्टिक है वो बिल्कुल भी रिफॉर्म नहीं होगी, मतलब दोनों फिर चिपक के चलेंगी, 2-3 जो भी होंगी वो चिपक के चलेंगी, उनमें थोड़ा भी रिफॉर्मेशन नहीं होगा। ऐसे बॉडीज को आप बोलोगे क्या? परफेक्टली इन इलास्टिक, ठीक है। तो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा? कोलाइडिंग बॉडीज that is after collision bodies stick together and move with common velocity. मूव विथ कॉमन वेलोसिटी, ठीक है। बाकी लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन यहां भी होगा, एनर्जी कंजर्वेशन की बात नहीं करोगे, काइनेटिक एनर्जी की। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन यहां भी वैलिड है, किसी भी टाइप ऑफ कोलिजन में वैलिड रहेगा। एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व ऑफ कोलाइडिंग बॉडीज नॉट कंजर्व, है ना। क्योंकि आपको पता है क्या होगा, कुछ पार्ट यहां तो मैक्सिमम पार्ट आपका डिफॉर्मेशन के फॉर्म में रहेगा, तो बहुत सारी एनर्जी डिफॉर्मेशन के फॉर्म में बॉडी के अंदर रहेगी, ठीक है। तो इन जनरल एनर्जी की बात करें तो आप क्या इक्वेशन लिखोगे? इन इलास्टिक कोलिजन में आप ये लिखोगे कि के इनिशियल इक्वल टू के फाइनल प्लस पी, ये लिख सकते हैं, है ना। जब बॉडी इन इलास्टिक वाली होंगी तो जो कोलाइड करने के लिए आई, ये क्या है? बिफोर कोलिजन, के बिफोर कोलिजन, ये बोल सकते हो। और ये इसके बराबर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका कुछ पार्ट बॉडी के अंदर स्टोर्ड हो चुका है इन द फॉर्म ऑफ डिफॉर्मेशन, अभी अभी बताया था। ये होगा के आफ्टर कोलिजन।
और ये क्या है, एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ डिफॉर्मेशन, है ना, विद इन द बॉडी। तो ये चीज कभी जरूरत पड़ेगी आपको इन इलास्टिक में, अगर आपको एनर्जी की बात करनी है तो आप फिर ऐसे करोगे। ठीक है, इलास्टिक में क्या करोगे, बोलो, इलास्टिक के पहले क्या करोगे, जल्दी बताओ बच्चों, इलास्टिक में क्या बोलोगे, परफेक्टली इलास्टिक, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो रहेगी, तो के इनिशियल हमेशा के फाइनल के बराबर होगा। तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की बात जब करोगे तो के इनिशियल इक्वल टू के फाइनल, इसीलिए उसमें लिखा गया था कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी। क्लियर है, यहां तक क्लियर है सभी को? चलिए, तो इन सभी ये जो तीन चीज आपने पढ़ी है, इनको मैथमेटिकली हम कैसे डिफाइन करते हैं। मैथमेटिकली एक पैरामीटर है, वो है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, उससे आप डिफाइन करते हो कि कौन सा, इसकी वैल्यू को देखकर कि कौन सा इलास्टिक है, इन इलास्टिक है। तो ये है अपना कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जिसको हम ई से डिनोट करते हैं, स्मॉल ई से। दिस इज ए पैरामीटर by the help of which we can find whether the collision is elastic, inelastic, उसकी वैल्यू को देखकर। कैसे डिफाइन होता है ये कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, देखिए ई को आप बोलते हो, है ना, रिफॉर्मेशन अपॉन डिफॉर्मेशन से। ई को आप डिफाइन करते हो रिफॉर्मेशन अपॉन impulse of reformation upon impulse of deformation। रिफॉर्मेशन कब होगा, जरा कमेंट करके बताओ, बॉडी रिफॉर्म कब करेगी, किस स्टेज को बोलोगे कि बॉडी रिफॉर्म करेगी, कोलिजन के पहले या कोलिजन के बाद, कोलिजन के पहले या कोलिजन के बाद। रिफॉर्मेशन कब हो रहा होगा, ऑब्वियसली कोलिजन के बाद। तो रिफॉर्मेशन जो होगा आफ्टर कोलिजन होगा, कोलिजन का स्टेज है। एंड डिफॉर्मेशन ड्यूरिंग कोलिजन, है ना। डिफॉर्मेशन क्या बोलोगे कि ड्यूरिंग कोलिजन, कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद, यही तो बोलोगे। तो जस्ट आफ्टर वाला जो बोलोगे, रिफॉर्मेशन जस्ट आफ्टर कोलिजन, डिफॉर्मेशन अपना जो होगा ड्यूरिंग कोलिजन, बीच में, मतलब आप बोल सकते हो कि ये रिफॉर्म कर रहा होगा। और डिफॉर्मेशन जो होगा ड्यूरिंग कोलिजन, आप बोल सकते हो डिफॉर्मेशन जस्ट बिफोर कोलिजन। टू ड्यूरिंग कोलिजन, ये वाला स्टेज होगा। ठीक है, तो ये है। इनको जब आप करोगे तो आपको इसकी जो नेक्स्ट वैल्यू आती है, क्योंकि सभी को पता है कि इंपल्स के वजह से क्या होगा, मोमेंटम में चेंज होता है, सभी को पता है। तो आप इसको बोलते हो रिलेटिव स्पीड। इसका और दूसरा जो फॉर्मूला है रिलेटिव, यहीं से आता है वो, रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन, रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन अपॉन, मैं स्पीड लिख रहा हूं, वेलोसिटी नहीं लिख रहा हूं, इसमें भी राज है। रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच, ठीक है, स्पीड ऑफ सेपरेशन अपॉन अप्रोच। तो ये याद रखिएगा,
ई की इक्वेशन कैसे लिखते हैं अभी लिखना सिखाऊंगा। क्योंकि वेलोसिटी चेंज होगी तो कोलिजन होगा। हाँ सही कह रहा हो, तो हाँ सही कह रहा हो, डिफॉर्मेशन जस्ट बिफोर कोलिजन लिखा जा सकता है, इसमें इंटरवल लिखने की जरूरत नहीं है। सही कह रहे हो, स्पीड में चेंज होगा ना, सही है, ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन अपॉन रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच। तो बच्चों यहां से अगर आपको ई की वैल्यू 0 मिलेगी, आगे अभी देखेंगे हम लोग क्यों कैसे, ई की वैल्यू 1 है तो इसको बोला जाता है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, ई की वैल्यू जो है अगर 1 मिलती है, ई की वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में मिलती है, स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी है, तो ये है इन इलास्टिक। तो ये किस कैटेगरी में आएगा, इन इलास्टिक। अगर ई की वैल्यू आपकी 0 मिल जाए तो वो कहलाएगा परफेक्टली इन इलास्टिक, जो अभी आपने तीनों पढ़ा, ठीक है, परफेक्टली इन इलास्टिक। तो इन तीनों ई की वैल्यू से आप ये चीज बताते हो कि परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक और इन इलास्टिक क्या है, ठीक है। बहुत टाइम बाद आया हूं, कहां चले गए थे भाई, कहां चले गए थे, बहुत टाइम बाद आए हो। प्लास्टिक कोलिजन कहां कहां से पढ़ते हो लोग, एक एक चीजें लेके आते टर्मोलॉजी, वो सब इसी के पार्ट होते हैं, लेकिन वो आपको अलग दिखाने के लिए प्लास्टिक कोलिजन और क्या क्या नई नई थ्योरी पढ़ते हैं सब। क्लियर है बच्चों। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, ठीक है। आप लोग एससी वर्मा पूरा अटेम्प्ट कर लीजिएगा कोलिजन छोड़ के, जो मैंने आपको होमवर्क दिया था उसमें कोलिजन वाले क्वेश्चंस छोड़ के, जहां आपको कोलिजन नजर आए उसको छोड़ के आप बाकी पूरा कर सकते हैं। मॉड्यूल में भी आप पूरा कर सकते हैं कोलिजन छोड़ के, आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। कोलिजन छोड़ के मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। मॉड्यूल के क्वेश्चंस, टुडे क्लास इज अमेजिंग, ऐसा क्या है, आज की क्लास में तो मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं, केवल थ्योरी पढ़ाई है, इसीलिए आपको अमेजिंग लगा होगा। अच्छे क्वेश्चंस कराने पे शायद आपको नहीं झिलता हो तो आपको खराब लगता होगा। आज का क्लास तो मतलब नॉर्मल क्लास था, बहुत नॉर्मल क्लास था, आज आपको अमेजिंग लगा, दैट इज द ब्यूटी, ठीक है। ऑनलाइन में मुझे लगता है, मैंने एक चीज फील किया है कि ऑनलाइन में जितना इजी पढ़ाओ, जितना बोर्ड लेवल पढ़ाओ या जेई मेन से भी गिरकर पढ़ाओ, स्टूडेंट फील वेरी हैप्पी, बिकॉज उनको सब कुछ समझ में आता है, उनको यहाँ पे जोर देने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो उनको लगता है कि फिजिक्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, लेकिन वो बच्चे जब एग्जाम देने जाएंगे, है ना, रियल एग्जाम देने जाएंगे या कोई अच्छा क्वेश्चंस करेंगे, तो फिर उनको लगेगा कि अरे भैया सर ने तो हमें मतलब बस गोली दी है, मीठी गोली दी है जिसको हमने, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं।